हेलो गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। किसी भी एक्ट को करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए कि भाई वो एक्ट क्यों बनाया गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ये एक्ट बनाना पड़ा। जैसा ही आप सभी को पता होगा कि भाई 1980s के दौरान आपने हर्षद मेहता मूवी देखी ही होगी और वेब सीरीज़ भी देखी होगी, कैसे सिक्योरिटी मार्केट में शेयर्स को लेकर क्या उथल पुथल हो रही थी, सिक्योरिटी मार्केट में क्या उथल पुथल हो रही थी। बियर एंड बुल की लड़ाई में लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, बैंकों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। 1988 में 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। उस समय पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 1988 से पहले जो सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता था वो करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, और जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, और वो अथॉरिटी पावर ड्राइव करती थी कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 से। जब सेबी एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट बनाने के पीछे का मेन रीज़न यही था कि भाई माल प्रैक्टिस हो रही थी, प्राइस रिगिंग हो रही थी, रूल्स का वायोलेशन हो रहा था, शेयर्स की डिलीवरी टाइम पे नहीं की जाती थी, कस्टमर्स जो थे वो सिक्योरिटी मार्केट में अपना फेथ लूज़ करने लगे थे, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इश्यूज ऑन लग रहा था, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फैल गई थी उस समय पर। तो जब 1988 में बनाया गया तो उस समय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। फिर सेबी एक्ट 1992 बनाया गया। उस दौरान सेबी को स्टैट्यूटरी पावर भी दी गई जो एनफोर्स हुई 30 जन 1992 से। फिर एडिशनल स्टैट्यूटरी पावर दी गई 1995 में। और जो हाल ही में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं श्री अजय त्यागी जी, जो 2017 से इसके मेंबर बने हुए हैं, जो चेयरमैन बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट की सेक्शन वाइज। सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं, प्रिलिमिनरी। शोर टाइटल एक्सटेंट एंड कमिंसमेंट। एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया। कमिंसमेंट डेट आपने पता ही है 30 जनवरी 1992। ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया 12 अप्रैल 1992 को। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 12 अप्रैल 1988 को। स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 30 जैन 1992 को। ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया 12 अप्रैल 1992 को। फिर डेफिनेशन क्लोज आता है। डेफिनेशन क्लोज में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बस मेंबर्स में याद रखना कि भाई जो चेयरमैन होता है वो बोर्ड का मेंबर्स में ही इंक्लूड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया, उसको सेबी के नाम से जानते हैं। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाई गई जिसके पास अपना परपेचुअल सक्सेशन था और कॉमन सील थी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि भाई कोई भी आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, चाहे वो कई कैसी भी प्रॉपर्टी हो, आइदर मूवेबल और इमूवेबल। अब जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया तो वो सूट भी फाइल कर सकता था और सेबी के खिलाफ भी सूट फाइल किए जा सकते थे। जो सेबी का हेड ऑफिस है वो है बांद्रा मुंबई में। जो इसके रीजनल ऑफिसेज हैं वो है न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई एंड कोलकाता में। लोकल ऑफिसेज हैं जयपुर में और बेंगलोर में। 2013 और 14 के फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेरेशन की गई थी कि भाई हम लोकल ऑफिस और भी जगह बनाएंगे, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, गुवाहाटी एक्सेट्रा। सेक्शन 4 की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड। अब जो बोर्ड बनाया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स हैं। 2 मेंबर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो फाइनेंस से डील करती है उससे आते हैं। एक मेंबर होता है हमारा आरबीआई का, और 5 मेंबर और होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। अब जो इसमें हम बात करते हैं, अगर जो चेयरमैन है और जो 5 मेंबर्स हैं, जो जिनमें 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो 2 मिनिस्ट्री के और एक आरबीआई का मेंबर है जो क्लोज बी एंड सी में दिया गया है, उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरबीआई। जो चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ लॉ होना चाहिए, फाइनेंस से हो सकता है, इकोनॉमिक्स फील्ड से हो सकता है, अकाउंटेंसी से हो सकता है,
एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है या किसी और डिसिप्लिन से जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए यूजफुल हो। सेक्शन 5 बात करता है टर्म एंड कंडीशंस, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड। जो टर्म है चेयरमैन का और मेंबर्स का वो है 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। अब जैसे किसी भी मेंबर को रिमूव करना है तो रिमूवल से पहले उसको या तो 3 मंथ का नोटिस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसको 3 मंथ की सैलरी दे दी जाएगी। अगर कोई चेयरमैन या मेंबर अपना ऑफिस रिलिंक्विश करना चाहता है तो वो भी 3 मंथ का एटलीस्ट नोटिस देगा राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी वो अपना रिलिंक्विश कर सकता है ऑफिस। सेक्शन 6 बात करता है रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिमूव कर सकती है एक मेंबर को? अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया हो, कोई मेंबर अनसाउंड माइंड का हो गया हो, कोई मेंबर कन्विक्टेड हो गया हो किसी ऑफेंस रिलेटेड जो ऑफेंस डील करता है मॉरल टर्पिट्यूड से। फिर बात करते हैं अब्यूज हिज पोजीशन। प्रोवाइजो जो है सेक्शन 6 का ये बोलता है कि भाई अगर कोई भी मेंबर को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे फॉलो करता है ये। फिर सेक्शन 7 बात करता है मीटिंग्स की कि भाई बोर्ड टाइम टू टाइम किसी भी प्लेस पे या किसी भी समय मीटिंग बुला सकता है। फिर जो चेयरमैन होता है अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है उस कंडीशन में कोई भी पर्सन किसी भी मेंबर को उस मीटिंग का हेड बना दिया जाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन अराइज हुआ तो उसको मेजोरिटी से ही डील किया जाएगा, मेजोरिटी से ही उसको पास किया जाएगा। अगर मेजोरिटी नहीं बन पाती है तो चेयरमैन के पास वीटो पावर है, उसके पास सेकंड कास्टिंग वोट है, जिस भी फेवर में वो वोट डालेगा वो मेजोरिटी से डिसीजन पास कर दिया जाएगा। सेक्शन 7A अमेंडमेंट से ऐड किया गया था मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टेन केसेस। अगर कोई मेंबर किसी कंपनी का डायरेक्टर है और वो मैटर बोर्ड के सामने प्रेजेंट होता है तो उस डायरेक्टर को या उस मेंबर को अपना जो पेक्यूनरी इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड के सामने, और इट इज मैंडेटरी प्रोविजन टू डिस्क्लोज दैट मैटर। और वह मेंबर किसी भी डिसीजन में पार्ट नहीं करेगा उस बोर्ड के उस मैटर के रिगार्डिंग। सेक्शन 8 बात करता है वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड। अगर कोई भी डिफेक्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में या फिर कोई डिफेक्ट हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एक्टिंग एज मेंबर्स ऑफ द बोर्ड या कोई इरेगुलरिटी हुई है बोर्ड के पास लेकिन वो मेरिट्स को अफेक्ट नहीं कर रही है केस को, तो उन कंडीशन में जो डिसीजन हुआ है वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर वो मेरिट्स ऑफ द केस को अफेक्ट करती है तो उस कंडीशन में उसको इनवैलिड माना जाएगा। सेक्शन 9 बात करता है ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड। बोर्ड टाइम टू टाइम ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है या एम्प्लॉयज को हायर कर सकता है या फिर जो जरूरी है बोर्ड के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। जैसे अभी ये वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर की, तो वो सेक्शन 9 के तहत ही निकली है। फिर चैप्टर 10 बात करता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सेट्रा ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्शन 10 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर एक बार पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो ऊपर ऊपर से। चैप्टर 4 बात करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड। अब अगर हम बात करें पावर्स की, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है वो 3 जगह से पावर ड्राइव करता है। सबसे पहले पावर ड्राइव करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट से, सेकंड वो ड्राइव करता है सिविल प्रोसीजर कोड से, थर्ड ड्राइव करता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 से। अब सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 बात करता है फंक्शन ऑफ द बोर्ड। जो मेन ड्यूटी है बोर्ड की वो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। उसके अलावा जो मेन फंक्शन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वो है रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स को हम इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं जो सेक्शन 12 में डिफाइन है, वो हम आगे करेंगे। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ डिपॉजिटरीज,
जो डिपॉजिटरीज हैं उसके बारे में हम समझेंगे डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। Promoting and regulating self-regulatory organization, prohibiting fraudulent and unfair trade practice। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसमें 5 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 इसमें से जो ये फंक्शंस हैं इनमें से थे, एक फंक्शन नहीं था, उसको करेक्ट आंसर बताना था कि भाई इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। अब सेक्शन सब क्लोज 2A है, ये जनरल पावर की बात करता है कि भाई जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बुक्स, रजिस्टर या किसी और अदर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक कंपनी के या फिर किसी भी इंटरमीडियरीज के जो इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडुलेंट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंक्लूड है। फिर जो सब क्लोज 3 है ये बात करता है ड्यूरिंग सूट की, जब सूट फाइल है या फिर बोर्ड के सामने कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उस टाइम पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ड्राइव करता है पावर सिविल प्रोसीजर कोड से। सबसे पहले डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो उसकी डिस्कवरी कर सकती है और उसकी प्रोडक्शन के लिए डिमांड कर सकती है कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट ला के दो। फिर समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, किसी भी पर्सन को सम्मन करके बुला सकते हैं और उनको एग्जामिन किया जा सकता है ओथ पे। अगर उनको एक बार ओथ पे एग्जामिन कर लिया जाता है तो वो उनके खिलाफ एविडेंस बन सकता है। अगर वो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनके खिलाफ केस भी फाइल किया जा सकता है, चार्जेस फाइल किए जा सकते हैं फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। थर्ड है इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 12। सेक्शन 12 में हम इंटरमीडियरीज की बात करेंगे। अगर उनका कोई भी डॉक्यूमेंट है, उनके बुक्स हैं, रजिस्टर हैं या कोई अदर डॉक्यूमेंट है, उनकी इंस्पेक्शन कर सकती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब किसी भी कंपनी है, कोई भी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो सिक्योरिटी मार्केट से डील करती है, उनकी बुक्स, रजिस्टर या अदर डॉक्यूमेंट्स है उनको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कमीशन इशू कर सकती है। कमीशन हम पढ़ते हैं सीपीसी के सेक्शन 75 टू 78 एंड ऑर्डर 26 में। उसके अलावा जो सब क्लोज 4 है इसमें कुछ पावर बताई गई है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भाई जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या कोई इंक्वायरी पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जब खत्म हो गई है तो उस टाइम पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले तो कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज से डील करता है उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है। पर्सन को रिस्ट्रेंट कर सकती है कि भाई आप सिक्योरिटी मार्केट में नहीं आओगे, आप स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते, आप जो सिक्योरिटी मार्केट में हो आप बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज़ को। किसी भी ऑफिस बियरर के लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज़ को इंपाउंड कर सकती है, रिटेन कर सकती है। अगर कोई भी अटैचमेंट करनी है, अटैचमेंट करने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जिसकी उस एरिया में जुडिक्शन होगी उससे ऑर्डर लेके उनको अटैच किया जाएगा, लेकिन वो अटैचमेंट 1 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। जो क्लोज एफ है वो बात करता है कि भाई किसी भी इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आप किसी भी प्रकार के एसेट्स को जो इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में पार्ट है, किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, आप उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते या एलिनेट नहीं कर सकते किसी और को। फिर आगे ये प्रोवाइजो है छोटा सा, आप इसको पढ़ लेना। क्लोज 5 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन 11 बात करता है प्रोस्पेक्टस की, ऑफर डॉक्यूमेंट्स की। प्रोस्पेक्टस फॉर द इन्वेस्टर्स होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा इशू किया जाता है जो ये बताता है कि भाई पब्लिक रिस्क क्या हो सकता है और सारी चीज़ें उसमें रिटर्न होती है ऑफर डॉक्यूमेंट्स में।
सेक्शन 11A में बोर्ड के पास पावर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, कि भाई वो रेगुलेट कर सकती है या प्रोहिबिट कर सकती है। क्लोज ए बात करता है रेगुलेशन के बारे में, कि भाई किसी कंपनी को बोर्ड ये बताएगा कि भाई आप कैपिटल कैसे इशू करोगे, सिक्योरिटीज को कैसे ट्रांसफर करोगे, उसके रिगार्डिंग रेगुलेशन बना के देगा। और अगर क्लोज बी की बात करें कि भाई जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर के तहत बोर्ड ये प्रोहिबिट करेगा किसी कंपनी को, भाई आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, ना ही आप ऑफर डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हो। और अगर आपको इशू करना है तो उसके लिए सेकंड क्लोज पढ़ोगे आप, तो इसमें बताया गया कि स्पेसिफाई द कंडीशन। बोर्ड पर्टिकुलरली कंडीशंस बताएगा कि भाई आपको ये कंडीशन जब आप फुलफिल कर दोगे तभी आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, ऑफर डॉक्यूमेंट को इशू कर सकते हो। उसके बाद क्लोज सेक्शन 11AA बात करता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर टू इशू डायरेक्शंस। जो बोर्ड है वो डायरेक्शन इशू कर सकता है आफ्टर एन इंक्वायरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। क्यों डायरेक्शन इशू करेगा? टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ एनी इंटरमीडियरी और अदर पर्सन विच इज़ डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट। कि भाई किसी भी वजह से अगर डिसएडवांटेज हो रहा है इन्वेस्टर्स को, तो उस कंडीशंस में बोर्ड क्या करेगा, कुछ डायरेक्शंस इशू करेगा। वो डायरेक्शन क्या क्या हो सकती हैं? टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और person, it may issue such direction to any person or class of person referred in section 12 or associated with the security market, to any company in respect of matters specified in section 11A as may be appropriate in the interest of investor in security and the security market। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11C की, इन्वेस्टिगेशन। जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए दो ग्राउंड दिए गए हैं। वेयर द बोर्ड हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी आर बीइंग डेल्ट विद अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर और द सिक्योरिटी मार्केट। कि भाई जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है और उसमें कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो उस कंडीशन में बोर्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या किसी भी इंटरमीडियरी ने या कोई भी पर्सन एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट के साथ, उसने कोई भी टर्म या कोई भी प्रोविजंस को वोलेट किया है इस एक्ट के, या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को वोलेट किया है, तो उस कंडीशन में जो बोर्ड है वो राइटिंग में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर निकाल देगा। फिर बात आती है फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, बोर्ड क्या करेगा, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के या इंटरमीडियरी हैं या कोई पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट के साथ, उनको बोलेगा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर या फिर बुक्स को आप हमारे पास लेके आओ, हम इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर पीरियड ऑफ कस्टडी, जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट को लेके आया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने किसी भी बुक, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट को अथॉरिटी कस्टडी में लिया है, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए ही आप कस्टडी में ले सकते हो, उससे ज़्यादा के लिए नहीं ले सकते। अब जैसे 6 महीने ख़त्म हो गए, आपके पास कस्टडी में है, तो बोर्ड क्या करेगा, उनको रिटर्न कर देगा उसी कंपनी को या मैनेजर को या पर्सन को जिससे उसने लिया था। अगर बोर्ड को दोबारा ज़रूरत हुई उन डॉक्यूमेंट्स की तो उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा मंगवा सकता है। जो क्लोज 5 है वो बात करता है एग्जामिनेशन ऑन ओथ। जो बोर्ड है वो किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोल सकता है कि भाई आपको हम एग्जामिन करेंगे, किसी भी मैनेजर को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी ऑफिसर को या किसी भी एम्प्लॉय को, और जो एग्जामिनेशन होगी वो ओथ पे होगी, वो उनके खिलाफ एक एविडेंस माना जाएगा। अगर कोई पर्सन फेल कर जाता है टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट या फिर एग्जामिनेशन के लिए या फिर कस्टडी के लिए बुक्स नहीं देता, ये देखो 4 क्लोज बताए गए हैं, टू प्रोड्यूस,
टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, और टू साइन द नोट्स। कि भाई जो उन्होंने बोला था इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, या फिर आपको यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे, और वो मना कर देता है या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर देता है, तो उन कंडीशन में 1 साल की सज़ा या फिर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन। साथ में जब तक वो फेलियर चलता रहेगा 5 लाख पर डे आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच द फेलियर ऑफ रिफ्यूजल कंटिन्यू, तो फाइन आपके ऊपर लगता रहेगा। या तो 1 साल की सजा दी जाएगी या फिर 1 करोड़ का फाइन, प्लस साथ में आए एंड ऑल्सो विद द फर्दर फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज फॉर एवरी डे। अब क्लोज 7 बात करता है नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन टू बी यूज्ड एज एविडेंसेस। अब जो भी नोट्स बनाए गए हैं एग्जामिनेशन के दौरान, उनको एविडेंसेस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है उनके अगेंस्ट। क्लोज 8 बात करता है इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट्स की इम्पाउंडिंग करनी है तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज ऑफ सच डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई फॉर द सीजर ऑफ द सच बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स। क्लोज 8 ए बात करता है डिमांड ऑफ अदर ऑफिसर्स। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को किसी भी जगह पे सर्च करना है या इम्पाउंड करने जाना है कुछ भी चीज़, तो वो पुलिस ऑफिसर्स की मदद ले सकते हैं, और ये जो भी पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करने के लिए आएगा उसके लिए बाउंड होगा कि वो उनके ऑर्डर के साथ कंप्लाई करें। अब क्लोज 9 बात करता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। क्लोज 9 बोलता है कि भाई जैसे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने एप्लीकेशन लगाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कि भाई हमें इस जगह की सर्च करनी है, ये डॉक्यूमेंट सीज करने हैं, या इस जगह पे हमें जाना है, या इस ऑफिसर की हमें असिस्टेंस चाहिए, तो उस कंडीशन में आफ्टर हियरिंग द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इनकी बात सही है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की, तो वो उनको ऑथराइज कर देगा टू एंटर विद सच असिस्टेंट टू सर्च दैट प्लेस, टू सीज बुक्स, रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। लेकिन जो इसका प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि भाई किन कंडीशंस में अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। जो पब्लिक कंपनी होती है उनके बुक्स, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स को सीज करने की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी जब तक वह कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में इंक्लूड ना हो। कि भाई उस पब्लिक कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है या फिर मार्केट मैनिपुलेट की है, तब तक उनको सीज करने के लिए नहीं बोला जाएगा उनके बुक्स, रजिस्टर को। अगर वो पाए जाते हैं कि भाई उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है या फिर मार्केट को मैनिपुलेट किया है, तो उस कंडीशन में उनके बुक्स को सीज किया जा सकता है। फिर सेक्शन 10 बोलता है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी शैल कीप इन कस्टडी द बुक्स। कि भाई वो कब तक रखेंगे, और जब वो रिलीज कर देंगे उन बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को तो एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे उनको। जो इसका फर्दर प्रोवाइजो है ये बोलता है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, अगर वो कोई भी बुक या रजिस्टर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो एज पर द सीपीसी माना जाए, सीआरपीसी माना जाएगा, नॉट सीपीसी, सीआरपीसी। फिर आता है सीज एंड डेसिस्ट प्रोसीडिंग्स। सबसे पहले सीज एंड डेसिस्ट प्रोसीडिंग क्या होती है कि भाई जैसे किसी पर्सन ने कोई भी वॉयलेशन की है या वॉयलेट करने जा रहा हो, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के अगेंस्ट सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाती है। लेकिन ये सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग कब नहीं स्टार्ट होंगी, ये प्रोवाइजो बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शैल नॉट पास सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लास्ट पॉइंट आप पढ़ के देखो, टू बिलीव दैट सच कंपनी हैज इंड्यूल्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। मीन्स कि भाई वो अगर इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन में इंक्लूड नहीं है तो उनके खिलाफ सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आगे चैप्टर 5, 6, 7 करेंगे। होप्स आप सभी को कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।